नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा। नतीजे 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 23 और छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों में चुनाव प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग होगी। फिर 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस की, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी राजीव कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन राज्यों में कुल 16.14 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें से 8.2 करोड़ पुरुष, 7.8 करोड़ महिला वोटर्स है। इस बार 60.2 लाख नए वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। 15.39 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो 18 साल पूरे करने जा रहे हैं और जिनकी एडवांस एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हमास के बड़े नेता भूमिगत सुरंगों और बंकरों में छुपे। इजराइल ने 12 घंटों में किए 3 बड़े हमले। जी हां दोस्तों, आतंकवादी संगठन अलकायदा और तालिबान की तर्ज पर हमास ने भी गाजा पट्टी में भूमिगत कंक्रीट की सुरंगें और बंकर बनाए हैं। हमास ने इन भूमिगत सुरंगों को इस तरह से डिजाइन किया है कि यह किसी आवासीय क्षेत्र के निकाय द्वारों के साथ खुलती है। यह सुरंगें आधुनिक तौर तरीकों वाली इलेक्ट्रॉनिक सुख सुविधाओं के साथ बनाई गई है और हमास को इन्हें बनाने में कई वर्षों का समय लगा है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सुरंगें हमास की पोस्टों के साथ भी जुड़ी हुई है, जिसके चलते कोई बाहरी आदमी इन सुरंगों में प्रवेश नहीं कर सकता। इन सुरंगों के अंदर ऐसी भूमिगत बंकर भी बनाए गए हैं जहां इनके नेता हमले के दौरान खुद को सुरक्षित रखने के लिए शरण लेते हैं। दिलचस्प तथ्य यह है कि इन सुरंगों के जरिए हमास के लड़ाके इजरायली सुरक्षा बलों के खिलाफ घुसपैठ भी करते हैं। सूत्रों के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी ने ऐसी अनेक सुरंगों और बंकरों का स्थान और पता खोज निकाला है, जिसके चलते पिछले 12 घंटे के दौरान गाजा पट्टी के हनोन इलाके में भूमिगत सुरंग और वहां मौजूद बंकरों पर इजरायली फौज ने अनेक बम गिराए हैं। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि हमास ने यह तमाम आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त भूमिगत सुरंगें और बंकर वियतनामी पीपल्स आर्मी की तर्ज पर तैयार की हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में बड़ा फैसला। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को बताया जरूरी, कहा फिर होगा आर्थिक सर्वे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि पार्टी की कार्य समिति ने जाति आधारित जनगणना के विचार के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय लिया है। कार्य समिति की बैठक के बाद राहुल ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के ज्यादातर घटक दल जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि कार्य समिति ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सबकी सहमति से जाति आधारित जनगणना के विचार का समर्थन करने का फैसला हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस जाति जनगणना के लिए भाजपा पर पुरजोर दबाव बनाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह राजनीतिक निर्णय नहीं है बल्कि न्याय का निर्णय है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा जाति आधारित जनगणना कराने में अक्षम है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह दावा भी किया कि भाजपा ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करती बल्कि उनका ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना एक एक्सरे की तरह है जिससे ओबीसी और अन्य वर्गों की स्थिति के बारे में पता चल सकेगा। राहुल गांधी ने सवाल किया कि आखिर भाजपा यह एक्सरे क्यों नहीं चाहती। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी की चौथी लिस्ट में 57 उम्मीदवारों का ऐलान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बुधनी विधानसभा से टिकट दिया गया है। 57 नाम वाली इस सूची में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को रहली सीट से कैंडिडेट बनाया गया है। चारों सूचियों में बीजेपी अब तक 136 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। अब 94 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होना और बाकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इजरायली सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे करने का आदेश। हमास ने बंधकों को सुरंगों में रखा। कई देशों ने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, इजराइल ने अपनी सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे का आदेश दे दिया है। इजराइल ने 1 लाख सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात किया है। साथ ही 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेट ने अधिकारियों को गाजा पट्टी में खाना, पानी, बिजली और फ्यूल की सप्लाई बंद करने के भी आदेश दिए हैं। हालांकि सेना ने बॉर्डर के इजराइल
इजरायली इलाकों को हमास के लड़ाकों से छुड़ा लिया है। हालांकि फिलिस्तीन की तरफ से अभी भी लड़ाके इजराइल में घुस रहे हैं। दूसरी तरफ हमास ने दावा किया है कि इजराइल की तरफ से किए गए हमलों में 4 इजरायलियों की भी मौत हुई है। ये हमास की कैद में थे। इजराइल की एयरफोर्स ने रात भर हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के 500 वार रूम तबाह किए। जंग के तीसरे दिन अब तक 800 इजरायलियों की मौत हुई है। वहीं इजराइल की जवाबी कार्रवाई में 500 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी ने जारी की 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 7 सांसदों को दिया विधानसभा चुनाव का टिकट। जी हां दोस्तों, चुनावी राज्य राजस्थान के लिए भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इन 41 उम्मीदवारों की सूची में भाजपा ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। ऐसा ही प्रयोग भाजपा ने मध्य प्रदेश में भी किया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़, दिया कुमारी, नरेंद्र कुमार, भागीरथ चौधरी, किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, देवी सिंह पटेल, ये वो 7 सांसद हैं जिन्हें पार्टी ने राजस्थान के विधानसभा चुनाव में उतारा है। राजस्थान के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा से टिकट मिला है। वहीं बाबा बालकनाथ जो कि तिजारा से सांसद हैं, उन्हें भी राज्य के चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा, किशनगढ़ से सांसद भागीरथ चौधरी व सांचौर से सांसद श्री देवजी पटेल को पार्टी ने विधानसभा चुनाव में टिकट दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड कप के बीच पाकिस्तान के लिए आई बुरी खबर। FIR के बाद पाक एंकर लौटी वापस। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स प्रेजेंटेटर ज़ैनब अब्बास ने सोशल मीडिया पर भारत और हिंदू विरोधी एक पोस्ट के कारण वापस अपने देश लौटने का फैसला किया है। 9 साल पहले उन्होंने भारत विरोधी पोस्ट लिखी थी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने FIR दर्ज कराई है। यह FIR ऐसे समय पर हुई है जब ICC विश्व कप चल रहा है और पाकिस्तान की टीम ही नहीं बल्कि एम्पायर, मैच रिप्रेजेंटेटर और कमेंटेटर भी आए हुए हैं। ज़ैनब का भारत से जाना पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय दूतावास ने उनका वीजा मंजूर किया था। जब इस बारे में जी न्यूज ने ICC से पूछा तो संस्था ने कहा कि ज़ैनब ने निजी कारणों से भारत छोड़ा है। पाकिस्तानी चैनल समा टीवी के मुताबिक ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया है और वह फिलहाल दुबई में है। यह कदम उन्होंने वकील विनीत जिंदल के दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद उठाया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत को मिला स्विस अकाउंट डिटेल्स का 5वां सेट। इसमें नाम, पते से लेकर अकाउंट बैलेंस तक की जानकारी, मनी लॉन्ड्रिंग जांच में मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, भारत को स्विस बैंक अकाउंट डिटेल्स का 5वां सेट मिला है। एनुअल ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन AEOI के तहत स्विट्जरलैंड ने 104 देशों के साथ लगभग 36 लाख फाइनेंशियल अकाउंट्स की डिटेल शेयर की है। भारत को AEOI के तहत स्विट्जरलैंड से पहला ब्यौरा सितंबर 2019 में मिला था, जब उसने 75 देशों के साथ सूचना साझा की थी। दोस्तों भारत के साथ शेयर की गई डिटेल्स सैकड़ों फाइनेंशियल अकाउंट से जुड़ी है, जिसमें मल्टीपल अकाउंट भी शामिल है। इस डेटा का इस्तेमाल टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे गलत कामों की जांच में किया जाएगा। यह एक्सचेंज पिछले महीने हुआ था और इंफॉर्मेशन का अगला सेट स्विट्जरलैंड सितंबर 2024 में शेयर करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे शुभमन गिल। BCCI ने बताया टीम के साथ दिल्ली ट्रेवल नहीं करेंगे, चेन्नई में रिकवरी करेंगे। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा वर्ल्ड कप मैच मिस करेंगे। BCCI ने बताया कि शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ अगले मैच के लिए टीम के साथ दिल्ली ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। वे इस समय मेडिकल टीम के साथ चेन्नई में ही रहेंगे। भारत वर्ल्ड कप का दूसरा मुकाबला 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेलेगा। गिल पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को होने वाले मैच में खेल सकते हैं। चेन्नई में खेले गए अपने पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, डेंगू के कारण गिल भारत का पहला मैच भी नहीं खेल रहे थे। रिकवरी नहीं हो पाने के कारण गिल की जगह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ईशान किशन ने मैच में ओपनिंग की थी और बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन गुंजाल के खिलाफ FIR दर्ज, कंपनी के शेयर 2.5% टूटे। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पवन कांत मुंजाल और 3 अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की है। जालसाजी के आरोप में यह केस दर्ज कराया गया है। FIR दर्ज होने के बाद सोमवार के कारोबार में कंपनी के शेयरों में 2.5% की गिरावट आई। FIR की खबर सामने आने के बाद सोमवार को BSE पर हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 2.5% गिरावट के साथ 2960 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसमें 3% की गिरावट देखने को मिली थी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शाहरुख खान को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, मुंबई पुलिस के 6 कमांडो 24 घंटे साथ रहेंगे, जान से मारने की धमकी के बाद फैसला। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को मुंबई पुलिस ने Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस को जानकारी मिली कि शाहरुख खान को उनकी फिल्म पठान और जवान की सफलता से असंतुष्ट होकर कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शाहरुख खान ने खुद इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें सुरक्षा दी गई। Y+ सिक्योरिटी के अंतर्गत 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और 5 पुलिसकर्मी वेपन्स के साथ 24 घंटे शाहरुख खान के साथ रहेंगे। अब तक शाहरुख खान की सुरक्षा में मुंबई पुलिस के 2 कांस्टेबल हर पल उनके साथ रहते थे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर पसंद नहीं आई है तो आप बेशक डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 483 अंक फिसलकर 65,512 पर बंद, निफ्टी में भी 141 अंकों की गिरावट, अडानी पावर का शेयर 6.64% टूटा। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास जंग का असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिला है। इसी के चलते हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 483 अंक फिसलकर 65,512 के स्तर पर बंद हुआ। आज दोस्तों अडानी पावर के शेयर में 6.64% और अडानी पोर्ट्स के शेयर में 5.09% की गिरावट रही। वहीं दोस्तों निफ्टी में 141 अंक की गिरावट रही है, 19,512 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट और सिर्फ 3 में तेजी देखने को मिली। मेटल, ऑयल मार्केटिंग और बैंक शेयरों में बिकवाली रही, हालांकि फार्मा और आईटी सेक्टर में तेजी देखने को मिली। दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की बात करें तो निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज डॉक्टर रेड्डी, HCL टेक, टाटा कंज्यूमर रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में अडानी पोर्ट्स, HDFC लाइफ और हीरो मोटोकॉर्प रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस फिर तेजी से भागा गोल्ड, चांदी के भी चढ़े भाव, दिखने लगा वॉर का असर। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड का भाव आज 57,500 के लेवल को पार कर गया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए युद्ध का असर सोने चांदी की कीमतों पर भी दिखना शुरू हो गया है। दोस्तों आज एक ही झटके में सोने का भाव 1% से भी ज्यादा चढ़ गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का भाव आज 1.12% की बढ़त के साथ 57,510 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। इसके अलावा चांदी की बात करें तो चांदी 1.44% की बढ़त के साथ 69,151 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया है। दोस्तों दिल्ली में 22 कैरेट गोल्ड का भाव 53,300 रुपए प्रति 10 ग्राम। इसके अलावा मुंबई में 53,350 रुपए प्रति 10 ग्राम, गुरुग्राम में 53,300 रुपए, कोलकाता में 53,350 रुपए, लखनऊ में 53,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्लोडिया गोल्डविन को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार, लेबर मार्केट में महिलाओं के योगदान को सामने लाई। अमर्त्य सेन ये पुरस्कार पाने वाले इकलौते भारतीय। जी हां दोस्तों, अमेरिका की क्लोडिया गोल्डविन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। उन्हें मार्केट में महिलाओं के कामकाज और उनके योगदान को बेहतर तरह से समझाने के लिए यह सम्मान दिया गया है। कम्युनिटी ने लेबर मार्केट में गोल्डविन के रिसर्च को बेहतरीन माना। उनकी रिसर्च लेबर में मार्केट में महिलाओं के साथ हो रहे पक्षपात और उनकी कमाई को लेकर जानकारी दी गई। गोल्डविन ने 200 साल के आंकड़ों को स्टडी कर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें उन्होंने यह बताया था कि जेंडर का रोजगार और कमाई पर क्या असर पड़ता है। गोल्डविन के रिसर्च के मुताबिक मार्केट में महिलाओं के योगदान में सीधी बढ़ोतरी नहीं आई है। इसकी जगह ये शुरुआती दौर में घटा और अब बढ़ रहा है। समय के साथ जैसे जैसे समाज खेती के उद्योग की तरफ बढ़ा तो मार्केट में शादीशुदा महिलाओं के योगदान में कमी आई। गोल्डविन की स्टडी में यह भी सामने आया कि 20वीं सदी में महिलाओं ने पुरुषों से बेहतर एजुकेशन हासिल किया है। दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं के मॉडर्नाइजेशन के बावजूद महिलाओं की पुरुषों के मुकाबले कमाई काफी कम है। महिलाएं किस क्षेत्र में काम कर रही है, ये उनकी कमाई पर गहरा असर डालता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वह अपने वर्जन से खेल रहे हैं, केएल राहुल के फैन हुए इरफान पठान, गिनाई खूबियां। जी हां दोस्तों, केएल राहुल ने वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैराथन पारी खेली उसकी चारों ओर चर्चा हो रही है। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने राहुल की जमकर तारीफ की। इरफान पठान का कहना है कि केएल पहले जैसे नहीं रहे, मतलब कि पहले केएल राहुल दबाव में आ जाते थे, लेकिन अब वह प्रेशर को खींच रहे हैं। राहुल और विराट कोहली के बीच 165 रन की साझेदारी के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की। केएल राहुल उस समय बैटिंग के लिए क्रीज पर आए थे जब भारतीय टीम 2 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। इनमें ओपनर ईशान किशन, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के विकेट शामिल थे। राहुल ने कोहली के साथ मिलकर संयम के साथ पारी को आगे बढ़ाया और दोनों बैटर्स ने अपने अर्धशतक पूरे कर टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। राहुल 97 रन बनाकर नाबाद लौटे, वहीं विराट कोहली ने 85 रन का योगदान दिया। दोस्तों इरफान पठान ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा कि वह बहुत शांत नजर आ रहे हैं। केएल राहुल पहले की तरह
नहीं दिख रहे हैं। जब वह दबाव में आ जाते थे वह प्रेशर को खींच रहे हैं और वह खेल को खेल की तरह खेल रहे हैं। तो अब यह नहीं लगता कि आउट हो जाएंगे। बल्लेबाजी के दौरान उन्हें बीट करना अब आसान नहीं है। वह पूरी तरह कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं। वह सिंगल भी निकाल रहे हैं और स्वीप शॉट भी शानदार तरीके से खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी तकनीक पर काम किया है। ऐसा लगता है कि अहम बात यह है कि वह अपने वर्जन से काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब चीन पर आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप, दावा अमेरिका में हुई प्लानिंग, भारत पश्चिम के बीच फूट डालने के लिए रची गई साजिश। जी हां दोस्तों, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी पर नजर रखने वाली ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने दावा किया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे चीन का हाथ है। उन्होंने ट्वीट पर पोस्ट किए एक वीडियो में कहा कि कनाडा में हुई आतंकी निज्जर की हत्या के पीछे सीसीपी के एजेंट्स थे। चीन ने ऐसा भारत और पश्चिमी देशों के बीच फूट डालने के लिए किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि चीन नहीं चाहता कि ताइवान से जुड़ी कोई भी जानकारी या जिनपिंग की मिलिट्री स्ट्रेटजी दुनिया को पता चले, इसलिए सीसीपी ने एक प्लान बनाया। प्लान के तहत कुछ सीसीपी एजेंट्स ने निज्जर की हत्या कर दी। जेंग ने कनाडा में रहने वाले चीनी यूट्यूबर लाओ डेंग का हवाला देते हुए कहा कि सीसीपी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने जून में कुछ अधिकारियों को अमेरिका के सिएटल भेजा था। यहां निज्जर की हत्या का प्लान बनाया गया। मकसद एक था, भारत और पश्चिम के बीच दरार डालना। उन्होंने ये अपने वीडियो में कहा। भारत को फंसाने के लिए निज्जर को मारने वाले एजेंट्स ने भारतीयों के लहजे में अंग्रेजी बोलना सीखा था। निज्जर की हत्या पार्किंग लॉट में हुई थी, जिसके बाद सीसीपी एजेंट्स ने सबूत मिटाने के लिए उनके कार में लगे कैमरे को तबाह कर दिया था। फिर वो कनाडा से फ्लाइट में चीन लौट आए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विराट ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड, पहुंचे नंबर 1 पर। आईसीसी टूर्नामेंट में बना डाले सबसे ज्यादा रन। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के नाम आईसीसी टूर्नामेंट में एक और बड़ा रिकॉर्ड हो गया है। टीम इंडिया के इस धुरंधर ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा रन के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इसे अपने नाम कर लिया। अब आईसीसी टूर्नामेंट में विराट कोहली के सबसे ज्यादा रन हो गए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन वे काफी पीछे चल रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का पहला मुकाबले का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे थे। विश्व कप के पहले दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली गई थी, लेकिन वर्ल्ड कप का मुकाबला बिल्कुल अलग होता है। टीम इंडिया के सुपरस्टार इस मैच में अपना दम दिखाने के लिए पहले से तैयार थे। विराट कोहली ने शानदार 85 रन की पारी खेली और इस पारी के साथ ही विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को झटका दिया, वापस ली याचिका। जी हां दोस्तों, बिहार के 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई दूसरी बेंच को ट्रांसफर कर दी है। उधर दोस्तों बिहार सरकार ने कहा है कि वह याचिका में बदलाव करेगी और नए सिरे से दूसरी याचिका दाखिल करेगी। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने को लेकर बिहार राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिका वापस ले ली है। राज्य ने ऐसी नियुक्तियों के संबंध में अंतरिम निर्देश स्पष्टीकरण के लिए उसके आवेदन को खारिज करने के पटना एचसी के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसके लिए लिखित परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है और परिणाम प्रक्रियाधीन है। दोस्तों इस साल प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने के मुद्दे पर बिहार राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राज्य ने ऐसी नियुक्तियों के संबंध में अंतरिम निर्देशों स्पष्टीकरणों के लिए अपने आवेदन को खारिज करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इसके लिए लिखित परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है और रिजल्ट जल्द ही आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं, लाहौर 1947 में एक्टिंग भी करेंगे आमिर खान। सनी देओल के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे, राजकुमार संतोषी कर रहे हैं डायरेक्ट। जी हां दोस्तों, आमिर खान ने हाल ही में अनाउंस किया है कि वो सनी देओल की अगली फिल्म लाहौर 1947 प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अब सुनने में आया है कि वो सिर्फ इसे प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे बल्कि फिल्म में एक्टिंग करते भी नजर आएंगे। ई टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो आमिर जल्द ही फिल्म के लिए एक स्पेशल कैमियो शूट करेंगे। लाहौर 1947 का निर्देशन राजकुमार संतोषी कर रहे हैं। आमिर इसे अपने बैनर तले प्रोड्यूस करेंगे। इस बारे में अनाउंस करते हुए एक्टर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की थी। इसे शेयर करते हुए एक्टर ने लिखा था कि इस बात की अनाउंसमेंट करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने सनी देओल और राजकुमार संतोषी ने फिल्म लाहौर 1947 के लिए हाथ मिला लिया है। उम्मीद करता हूं कि यह सफर शानदार रहे। हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का बजट करीब 100 करोड़ रुपए हो सकता है। इसका ज्यादातर हिस्सा सनी देओल की फीस के तौर पर लेंगे। गदर 2 की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद सनी देओल की मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा
ज्यादा बढ़ गई है। खबरें हैं कि वो एक फिल्म करने के लिए इस वक्त 40 से 50 करोड़ तक फीस चार्ज करने वाले हैं। बीते दिनों जब गदर 2 की सक्सेस पार्टी रखी गई थी तो आमिर खान भी वहां पहुंचे थे। सनी देओल ने बहुत गर्मजोशी से आमिर खान का स्वागत किया था। दोनों एक्टर्स को गले मिलते देख ही यह कयास लगाने शुरू हो गए थे कि दोनों जल्द ही साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली में होगी कराची टू नोएडा की शूटिंग। बड़े पर्दे पर दिखेगी सीमा हैदर सचिन की प्रेम कहानी। जी हां दोस्तों, सीमा हैदर और सचिन की लाइफ पर बन रही मूवी कराची टू नोएडा की शूटिंग 10 और 11 अक्टूबर को दिल्ली में होगी। शूटिंग लोकेशंस नरेला, कुंडली, पानीपत और दिल्ली नोएडा में है, जहां फिल्म के करीब 30 सीन्स फिल्माए जाएंगे। इसके लिए फिल्म की स्टार कास्ट सोमवार को मुंबई से दिल्ली पहुंची। सीमा सचिन की पिक्चर में गदर 2 एक्टर रोहित चौधरी भी अहम भूमिका में दिखेंगे। गदर 2 में उन्हें मेजर मलिक के रोल में देखा गया था। वहीं दोस्तों कराची पुलिस कमिश्नर गुलाम हैदर की भूमिका एक्टर अहसान खान निभाने वाले हैं। मनोज बख्शी, जिन्होंने बजरंगी भाईजान में पाकिस्तान पुलिस अफसर का रोल निभाया था, वो कराची टू नोएडा में आर्मी अफसर के किरदार में दिखाई देंगे। मशहूर कलाकार दीप राज राणा ATS अफसर की भूमिका में नजर आएंगे। मूवी में सीमा हैदर का रोल फरीन खान को मिला है और सचिन का किरदार आदित्य राघव निभाने वाले हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें।